हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सब अच्छे ही होंगे। बच्चों, मैं रंजीत सिंह आपके अपने चैनल भरत एकेडमी से। बच्चों, आज के सेशन में बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान का निर्माण। बच्चों, आज का टॉपिक भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण। बच्चों, भारतीय संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, आज हम सब टॉपिक पर क्लियर चर्चा करेंगे। बच्चों, भारतीय संविधान का निर्माण, देखो भारतीय संविधान के निर्माण की बात कब स्टार्ट हुई। बच्चों, हमारे यहाँ 1942 में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था जिसको हम बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, या उसके बाद एक आंदोलन स्टार्ट हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह। बच्चों, हमारे यहाँ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार हताहत हो गई थी। और दूसरा, उसी समय बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1939 से 1945। सभी बच्चों को याद होगा बच्चों, इस समय क्या चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध। तो इस समय ब्रिटेन के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा था कि भारत को जल्द से जल्द आज़ाद किया जाए। तो बच्चों, अब ब्रिटेन को भी ये लगा कि इस समय उसके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि उस भारत को आज़ाद करना ही पड़ेगा। तो उसने बच्चों भारत ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उसने भारत में एक मिशन भेजा था जिसको बोला था बच्चों कैबिनेट मिशन। तो एक कैबिनेट मिशन भेजा था। कैबिनेट मिशन का मतलब बच्चों सभी जानते हैं कैबिनेट क्या होता है। बच्चों, कैबिनेट मिशन 19 बच्चों कैबिनेट मिशन होता क्या है। बच्चों, कैबिनेट मिशन क्या है। कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री आए थे। उन्होंने सीधा सीधा भारत को आज़ाद करने के लिए बोला। उनका कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था कि भारत को बहुत जल्द आज़ाद किया जाएगा, लेकिन आज़ाद करने से पहले भारतीय अपने लिए एक संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन संविधान का निर्माण कैसे होगा, किस तरीके से होगा, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मिशन में के जो उद्देश्य थे बच्चों, एक था कि भारत को बहुत जल्द आज़ाद किया जाएगा। पहला उद्देश्य क्या था बच्चों, आज़ाद किया जाएगा। ठीक, ये जो आज़ाद वाला उद्देश्य था उनका अपनी इच्छा का नहीं था बच्चों, वो इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा था। खुद सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था, तो उसके सामने मजबूरी आ गई थी भारत को आज़ाद करना। तो कैबिनेट मिशन में उसने क्या एम या उद्देश्य थे कि भारत को आज़ाद किया जाएगा, भारत में संविधान का निर्माण होगा, संविधान का निर्माण होगा। लेकिन संविधान का निर्माण भारतीय खुद करेंगे। तीसरा, संविधान का निर्माण करने के लिए भारत में एक संविधान सभा गठित की जाएगी। संविधान सभा गठित की जाएगी तथा संविधान सभा के लिए गठित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का चुनाव प्रांतीय परिषदों के आधार पर होगा। एक सदस्य का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या, ठीक है, एक सदस्य का चुनाव 10 लाख की जनसंख्या पर होगा। और ये जो सदस्यों का चुनाव होगा ये प्रांतीय परिषदों के आधार पर किया जाएगा। तो ये कैबिनेट मिशन के उद्देश्य थे कि इस तरीके से भारत को आज़ाद किया जाएगा। लेकिन आज़ाद करने से पहले भारत में एक संविधान का होना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, लेकिन संविधान का होना तो आवश्यक है, लेकिन वो संविधान बने कैसे, किस आधार पे बने, तो इसके लिए सीधा कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए। और संविधान सभा का निर्माण करने के लिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो। चुनाव किस तरीके से हो, जिस तरीके से आज हमारे एमपी एमएलए के लिए एक क्षेत्र या एक जनसंख्या निर्धारित की जाती है, उसी तरीके से संविधान सभा के लिए भी एक सदस्य का जो चुनाव होना था बच्चों, वो 10 लाख की आबादी पर होना था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ संविधान सभा के निर्माण की बात आती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब संविधान सभा का निर्माण, चुनाव की बात हो गई, कितने जनसंख्या पे एक सदस्य चुना जाएगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ आती है चुनाव की बात। तो बच्चों, संविधान सभा के लिए 389 सीटें
सीटें निर्धारित की गई थी। कितनी सीटें निर्धारित की गई थी बच्चों? 389 सीटें। अब इस 389 सीटों में से बच्चों 213 सीटें सामान्य थी। 213 सीटें बच्चों कितनी थी? सामान्य। और बच्चों 79 सीटें मुस्लिमों के लिए थी। और बच्चों 4 सीटें सिखों के लिए थी। ठीक है। अब इसमें से 213 सीटें सामान्य सीटें, जैसे आज भी हमारे यहाँ चुनाव होता है, MP MLA का चुनाव होता है, तो उसमें बच्चों होता ना कि इस बार SC सीट है, सामान्य सीट है, या ठीक है ना, OBC सीट है, इस तरीके से सीटें होती हैं। तो 213 सीटें यहाँ सामान्य चुनाव के लिए थी, मतलब यहाँ पर सामान्य लोग चुनाव लड़ सकते हैं। और 79 सीटें मुस्लिमों के लिए थी, 4 सीटें बच्चे सिखों के लिए थी। अब इन्हीं में से बच्चों कितनी सीटें हो गई? अब इसी में बच्चों 11 देसी रियासतें थी। 11 क्या थी? देसी रियासतें थी। मतलब हमारे यहाँ छोटी मोटी जो रियासतें होती थी, मतलब छोटे मोटे जो राज्य होते थे, नवाब होते थे, उस तरीके से 11 रियासतें थी। अब यहाँ पे बच्चों 11 रियासतें, देखो 11 रियासतों में से बच्चों कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? 93। कितनी सीटें? 93 सीटें। तो 93 सीटें कहाँ से थी? देसी रियासतों से। क्लियर है। लेकिन ये जो टोटल 389 सीटें थी बच्चे, 389 सीटें देखो यहां पे देख लेते हैं। यहां पर 292 ये थी बच्चों ब्रिटिश प्रांत से। ये कहां से थी? ब्रिटिश प्रांत से। प्लस इसमें बच्चों 4 सीटें थी कहां से? कमिश्नरी से। कहां से थी? कमिश्नरी से। और बच्चों प्लस 93 सीटें कहां से थी? देसी रियासतों से। देसी रियासतें। ठीक है बच्चों, 93 सीटें देसी रियासतों से थी, 4 सीटें कमिश्नरी से थी, और 292 सीटें ब्रिटिश प्रांत से थी। कुल मिला के बच्चों टोटल सीटें, ये जो टोटल सीटें हैं, ये टोटल सीटें कितनी होंगी? 389। तो बच्चों विधानसभा के लिए 389 सीटें निर्धारित की गई थी। क्लियर है बच्चों? 389 सीटें विधानसभा के लिए निर्धारित की गई, जिसमें से 292 सीटें आपके ब्रिटिश प्रांत से थी, 4 सीटें कमिश्नर से थी, और 93 सीटें बच्चों ये कहाँ से थी? देसी रियासतों से। देखो देसी रियासतें जो हमारे यहाँ छोटे मोटे नवाब थे उस समय, या छोटे मोटे राजा थे, उन क्षेत्रों से कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? 93। अब यहाँ पे बच्चों ब्रिटिश प्रांत, मतलब जहाँ पे ब्रिटिश सरकार का वर्चस्व था, 4 सीटें ऐसी थी कमिश्नरी। कमिश्नरी जानते हो बच्चों, जैसे आज हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी होता है, वहां पे केंद्र सरकार का सीधा वर्चस्व होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी 4 कमिश्नरी बनाई गई थी। ठीक है ना। तो 4 कमिश्नरी से, 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 सीटें देसी रियासतों से, तो टोटल सीटें कितनी थी? 389। अब 389 के लिए यहाँ पर बच्चों 389 सीटें हो गई। अब इस 389 सीटों में से 213 सीटें सामान्य के लिए थी, 79 सीटें मुस्लिमों के लिए थी, 4 सीटें सिखों के लिए थी। बाकी जो सीटें बची थी उसमें से बच्चों कुछ सीटें SC के लिए थी, कुछ सीटें ST के लिए थी। क्लियर है बच्चों? लेकिन जब चुनाव हुआ तो चुनाव के समय बच्चों, चुनाव के समय यहां पर हमारे यहाँ सीटें 389 थी, लेकिन 389 में से बच्चों हमारे यहाँ 299 सीटें संविधान सभा के लिए, यह संविधान बनाने में जो संविधान सभा के लोगों ने भाग लिया था वो ओनली 299 लोगों ने लिया था। ठीक है बच्चों, कितने ने? 299 में। क्योंकि बच्चों हमारे यहाँ जो 389 सीटें थी, बंटवारे के समय कुछ सीटें पाकिस्तान चली गई थी। क्लियर है। और कुछ सीटें भारत में रह गई थी। संविधान सभा के अंदर बच्चों 15 महिलाएं थी,
ठीक है बच्चों, महिलाएं कितनी थी? महिलाएं कितनी थी? 15। और बच्चों एससी वाले कितने थे? 26। और एसटी वाले कितने थे? 33। ठीक है, ये वो लोग थे जो संविधान सभा के लिए चुने गए थे। अब यहाँ पे बच्चों देखो, 299 सीटों में कितना? 299 सीटों में से बच्चों 299 सीटों में से 208 सीटें किसके पास थी बच्चों? कांग्रेस के। 208 सीटें किसके पास थी? कांग्रेस के। और 73 सीटें किसके पास थी बच्चों? मुस्लिम लीग के। ठीक है बच्चों, और 8 सीटें थी आपकी निर्दलीय। 8 सीटें क्या थी? निर्दलीय। कितनी सीटें हो गई बच्चों? 8 3 11, 7 7 8 8 16 और 3 19 19 89 10। और बच्चों 10 सीटें थी निर्दलीय। ठीक है बच्चों, 10 सीटें क्या थी? टेन सीटें थी बच्चों आपकी अन्य पार्टी। अन्य पार्टी। ठीक है बच्चों, 10 सीटें क्या थी? अन्य पार्टी थी। देखो 299 सीटें, इसमें से जो 389 सीटें थी, इसमें से कुछ सीटें पाकिस्तान चली गई थी, कुछ सीटें भारत में रह गई थी। तो भारत में जो संविधान सभा में या संविधान बनाने में जो हिस्सा लिया था भारत के अंदर, वो कितना लिया था बच्चों? 299 सीटों में। तो जो 299 सदस्य थे जो संविधान के बनाने में जिन्होंने हिस्सा लिया था या अपनी भूमिका निभाई थी, तो 289 में से बच्चों 208 सीटें कांग्रेस के हाथ में आई। या इसमें जो चुनाव हुए थे तो 208 सीटें कांग्रेस के पास थी बच्चों, 73 सीटें मुस्लिम लीग के पास थी, 8 सीटें ऐसी थी जो निर्दलीय थे। ठीक है बच्चों, और 10 सीटें ऐसी थी जो अन्य पार्टी थी। उस समय बहुत पार्टियां होती थी, किसान पार्टी, किसान यूनियन पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, उस तरीके की बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां थी। तो 10 सीटें वो ले गई थी। तो यहाँ पे जो 299 सीटें थी, इस तरीके से उनका चुनाव हुआ था। इन्हीं सीटों में से बच्चों 15 सीटें महिलाओं के लिए थी, एससी की 26 थी, एसटी की 13 थी। लेकिन बंटवारे के बाद बच्चों भारत के अंदर महिलाओं की सीटें कितनी बची थी? 12। जो ये 3 महिलाएं थी ये पाकिस्तान चली गई थी। महिलाएं किधर बच्चों? पाकिस्तान। ठीक है, आजादी के बाद भारत में संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो 12 महिलाएं। अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछता कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो बच्चों संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। लेकिन आजादी के बाद भारत की संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी बच्चों? 12, जिसमें से कि 3 महिलाएं पाकिस्तान चली गई थी। क्लियर है बच्चों? एससी के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? 26 सीटें। एसटी के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई थी बच्चों? 33 सीटें, 33। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे बच्चों अब आगे बात करते हैं। देखो संविधान सभा का निर्माण हो गया बच्चों, संविधान सभा। अब बच्चों संविधान सभा का निर्माण हो गया, 299 सीटें। ठीक है बच्चों, संविधान सभा का निर्माण हो गया, 299 सीटें। अब 208 कांग्रेस। ठीक है बच्चों, 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 8 निर्दलीय, 10 अन्य। अब इन्हीं में से बच्चों कितनी? 12 महिलाएं थी। एससी के लिए 22 थी, एसटी के 26 और एसटी के लिए 33 सीटें। अब ये सीटें क्लियर हो गई, चुनाव हो गया, संविधान सभा बन गई। अब सबको अलग अलग काम दिए गए कि संविधान किस तरीके से तैयार होना है, क्या होना है। तो इस तरीके के लिए अब संविधान सभा तो बनी है, लेकिन संविधान सभा बनने के बाद देखो बच्चों, कोई भी सभा अगर कंप्लीट होती है तो सभा ऐसे नहीं चल पाएगी जब तक उस सभा की बागडोर किसी न किसी के हाथ में ना दी जाए या उस सभा का कोई ना कोई एक लीडर नियुक्त ना किया जाए। तो हमारे यहाँ जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी बच्चों, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी बच्चों 9 दिसंबर
1946। ठीक है बच्चों, 1946 जो हमारी संसद भवन है उसके सेंट्रल हॉल में हुई थी। तो पहली जो मीटिंग थी या फर्स्ट मीटिंग बच्चों, फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946। बच्चों इस मीटिंग में हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सुना है नाम बच्चों? क्या नाम है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है बच्चों, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का क्या बनाया गया था बच्चों? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब उसके बाद देखो फिक्स मतलब एक टेम्परेरी अध्यक्ष, ठीक है ना, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी अध्यक्ष। क्योंकि अब देखो संविधान सभा की बैठक होनी है, उसके लिए सर्वसम्मति से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब अध्यक्ष हो गया, कार्यवाही स्टार्ट हो सकती है। तो अब यहाँ पे काम क्या होना था कि संविधान सभा के लिए एक परमानेंट अध्यक्ष चाहिए। परमानेंट अध्यक्ष का मतलब स्थायी अध्यक्ष, कि एक स्थायी अध्यक्ष हो जो पूरी संविधान सभा की कार्यवाही को हैंडल करे। तो अब इसके लिए बच्चों जो हमारी सेकंड मीटिंग हुई थी बच्चों 11 दिसंबर 1946। इस दिन बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। स्थायी, ठीक है बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तथा हमारे एक व्यक्ति थे BN राव। ठीक है बच्चों, BN राव का नाम सुना है? कोई नहीं, बाद में बात करेंगे अभी। अब देखो इसके बाद जो थर्ड मीटिंग हुई थी बच्चों, थर्ड मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946। ठीक है बच्चों, 13 दिसंबर 1946 को इस दिन पीटी नेहरू ने संविधान सभा के सामने बच्चों उद्देशिका पेश की थी। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब यहाँ पे अध्यक्ष बनने के बाद चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तथा इसी सेकंड मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ MN राय को संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक है बच्चों, तो 11 दिसंबर 1946 को MN राय को संविधान सभा का क्या नियुक्त किया गया था बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पीटी नेहरू ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका प्रस्ताव को पेश किया था संविधान सभा के सामने। अब बच्चों ये उद्देशिका प्रस्ताव क्या होती है, ये प्रस्तावना क्या होती है बच्चों? उद्देशिका प्रस्ताव या प्रस्तावना। अब यहाँ पे दो शब्द आए, एक आया बच्चों आपके सामने क्या? उद्देशिका, ठीक है, और एक शब्द आया प्रस्तावना। ठीक है बच्चों, दो शब्द हो गए प्रस्तावना। अब उद्देशिका का मतलब कि हमारे संविधान के क्या क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, और प्रस्तावना का मतलब कि भारतीय संविधान के अंदर क्या क्या जनता के लिए क्या क्या प्रस्ताव रखे गए हैं। अब मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है बच्चों, लेकिन हमारे यहाँ अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बच्चे अधिकांशतः कर नहीं पाते हैं। अगर बच्चों यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से है, सिंपल सी बात है यूएस से। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप कहाँ से लिया गया था? यूएस से या अमेरिका से। क्लियर है बच्चों? लेकिन अगर पूछता है उद्देशिका कहाँ से है तो आयरलैंड। क्लियर है बच्चों? उद्देशिका आयरलैंड, मतलब दोनों का एक है। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज कर देता, कभी भी एग्जाम में आए कि भारतीय संविधान की उद्देशिका कहाँ से ली गई है तो आयरलैंड से,
लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है तो बच्चों यूएसए या अमेरिका से। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यूएसए से ली गई है, लेकिन भारतीय संविधान की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। अगर यहाँ से बात की जाए कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है तो यूएसए से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की अगर भाषा की बात आती है तो फिर आएगा बच्चों आयरलैंड। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, यूएसए से, लेकिन प्रस्तावना की अगर भाषा की बात आती है तो बच्चों भाषा कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। क्लियर है बच्चों। उसके बाद बच्चों हमारा संविधान अभी बना नहीं है, संविधान सभा गठित हो गई है, संविधान सभा का अध्यक्ष बन चुका है, संवैधानिक सलाहकार एम एन राय को बना दिया गया। क्लियर है बच्चों। प्रस्तावना पेश कर दी गई है, लेकिन प्रस्तावना को अभी माना नहीं गया था, सिर्फ पेश की गई थी। बच्चों ये प्रस्तावना क्या होती है, देखो मैंने आपको बताया था प्रस्तावना या प्रियम्बल। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल और हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। बच्चों प्रस्तावना देखो, आप कोई भी बुक अगर एग्जाम मार्केट से खरीद के लाते हैं पढ़ने के लिए तो उसके फ्रंट में ही स्टार्टिंग में ही आपको एक पेज मिलता है पूरा जिसके ऊपर लिखा होता है प्रस्तावना या प्रेम्बल। बच्चों प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना ये बता देती है कि इस बुक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा या आपके लिए क्या क्या टॉपिक है, मतलब एक उद्देश्य होता है उस बुक का। ठीक है ना, उस बुक के क्या क्या एम है, क्या क्या उद्देश्य है, दर्शन क्या है, वो सब कुछ प्रस्तावना के अंदर होता है। तो इसी तरीके से बच्चों संविधान के अंदर भी एक प्रस्तावना लाई गई, उस प्रस्तावना में सीधा सीधा बताया गया है कि भारतीय जनता के लिए क्या क्या दिया गया है। ठीक है ना, कितनी स्वतंत्रता दी गई है, कितनी समानता दी गई है, कितनी तरीके की बंधुता की बात की गई है, कितने न्याय की बात की गई है, वो टोटल उस प्रस्तावना के अंदर है। बच्चों अगर आपसे कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सत्ता की शक्ति या पावर किसके पास है, ठीक है ना, तो भारत में पावर या शक्ति किसके पास है। अगर क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है बच्चों कि भारत में पावर किसके पास है, शक्ति किसके पास है, शक्ति या पावर भारत में किसके पास है। ठीक है बच्चों, या भारत में सर्वोपरि कौन है। ठीक है बच्चों, या भारत में सर्वोपरि कौन है, सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर कौन है। अब यहां से जैसे भारत में सर्वोपरि कौन है तो बच्चों यहाँ ऑप्शन ए मिलेगा राष्ट्रपति, ठीक, बी मिलेगा प्रधानमंत्री, सी मिलेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है बच्चों, डी मिलेगा भारत की जनता। ठीक है बच्चों, अब यहाँ इस तरीके से मिलता है कि भारत में सर्वोपरि कौन है या भारत में पावर या शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और दे सकता है क्या, संसद। ठीक है बच्चों, अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वोपरि कौन है, तो अधिकांशतः बच्चों के दिमाग में एक ही बात आती है, जिसने संविधान को पढ़ रखा है वो सीधा सीधा राष्ट्रपति लगाएगा, और जिसको राष्ट्रपति का नहीं पता, नॉर्मल वैसे अभी उसने संविधान पढ़ना शुरू नहीं किया या मान लो पढ़ा है तो ऐसे ही बस टाइम पास वाली तरीके से पढ़ा है, तो उसके दिमाग में एक चीज होती है कि भारत में सारे काम तो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है ना, भारत में सारे काम कौन करता है, प्रधानमंत्री। तो पावर किसके पास होगी, प्रधानमंत्री के। भाई किसी भी देश के साथ समझौता कर रहा है, किसी भी देश के साथ मीटिंग कर रहा है, युद्धाभ्यास हो रहा है, किसी भी देश के साथ किसी भी चीज का आयात निर्यात हो रहा है, कोई भी अपना समझौता कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री करके आता है अधिकांशतः, ज्यादातर प्रधानमंत्री विदेशों में घूमता है हमारा। ठीक है ना, तो अगर इस तरीके की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देश के साथ समझौता करके आते हैं या उनके साथ मीटिंग करते हैं तो सब कुछ प्रधानमंत्री करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि भारत में सर्वोपरि प्रधानमंत्री है। कुछ बच्चे बोलेंगे राष्ट्रपति है, कुछ बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी हमारे यहाँ न्यायालय नहीं है, और कुछ बोलेंगे संसद है, और कुछ बच्चे बोलेंगे भारत की जनता है। बच्चों भारत में सर्वोपरि कौन है, भारत की जनता। ठीक है, भारत में सर्वोपरि कौन है, भारत की जनता, मतलब भारत की जनता से ऊपर कोई नहीं है। क्योंकि बच्चों आपने अगर संविधान की प्रस्तावना पढ़ी हो या नहीं पढ़ी है तो बच्चों पढ़ लेना एक बार। भारत की
जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत आत्मर्पित और अधिनियमित करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या है कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना रहे हैं हम भारत के लोग, भारत को पंथ निरपेक्ष बना रहे हैं हम भारत के लोग, लोकतांत्रिक बना रहे हैं हम भारत के लोग, या भारत के लोगों को जो न्याय की बात की गई है, जो स्वतंत्रता की बात की गई है, जो बंधुता की बात की गई है, जो अखंडता की बात की गई है, राष्ट्र की एकता की बात की गई है, सबके सब कौन कर रहे हैं, हम भारत के लोग। तो बच्चों हमारे भारत के अंदर सर्वोपरि कौन है, भारत की जनता, भारत की जनता से बड़ा कोई नहीं है। हमारे यहाँ जब चाहे हम सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को जो पावर दी गई वो भारत की जनता के द्वारा है, राष्ट्रपति को जो पावर दी गई है भारत की जनता के द्वारा है, ठीक है बच्चों। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन अगर कभी आता है कि भारत में सर्वोपरि कौन है, तो बच्चों भारत में सर्वोपरि होती है भारत की जनता। क्लियर प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, ठीक है ना बच्चों, इस चीज का ध्यान देना। तो प्रस्तावना के बाद बच्चों प्रस्तावना में अब जैसे है लोकतांत्रिक, एक सेकंड पहले देखते हैं बच्चों, ये हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बच्चों संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात संपूर्ण प्रभुत्व का संपन्न को मतलब क्या होता है बच्चों। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है अपना पूर्ण वर्चस्व। अब देखो हमारा भारत है, हम किसी भी देश के साथ कोई भी समझौता करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या हम किसी दूसरे देश के दबाव में आके करते हैं? नहीं, ये हमारी इच्छा है, ठीक है ना। हम अपने मन से अपनी इच्छा अनुसार, हमारे प्रधानमंत्री को जैसा अच्छा लगता है अपनी जनता के अकॉर्डिंग वो वैसा ही काम करते हैं। अब हमारे यहाँ देखो जब हम आजाद हुए थे तो उस समय क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध, उस द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे पूरा वर्ल्ड या पूरा विश्व दो पक्ष में बटा हुआ था, ठीक है, एक धुरी राष्ट्र एक मित्र राष्ट्र। अब यहाँ पे दो गुटबाजी हो गई थी बच्चों, लेकिन यही बात भारत के सामने आई थी कि आप किधर जाना चाहेंगे। भारत ने उस समय एक नीति अपनाई थी जिसको हम बोलते हैं गुट निरपेक्ष। कौन सी नीति अपनाई थी बच्चों? गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष, तो गुट निरपेक्ष का मतलब क्या है बच्चों? हम किसी भी गुट में नहीं है, ना धुरी राष्ट्रों के ना मित्र राष्ट्रों के। तो भारत ने एक पॉलिसी अपनाई थी गुट निरपेक्ष। अब जब हम गुट निरपेक्ष थे ना, हम रूस, अब उन दोनों ही गुटों में एक का जो मेन लीडर था वो रूस था या रसिया था, एक का मेन लीडर अमेरिका था। अब सोचो दो अलग अलग राष्ट्र बटे, अगर हम अमेरिका की तरफ होते तो रूस के दुश्मन थे और रूस की तरफ होते तो अमेरिका के दुश्मन थे। लेकिन जब हम किसी की तरफ नहीं थे तो अब हम अपने हिसाब से अपना काम चला सकते हैं, हमें कब किसके साथ जाना है। तो आज आपने देखा होगा कि भारत एक ऐसा देश है, उसका अमेरिका भी मित्र है और उसका रसिया भी मित्र है। तो ये सिर्फ किसकी वजह से हुआ बच्चों? गुट निरपेक्ष नीति की। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कोई भी राष्ट्र जो अपने आंतरिक और बाहर निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक ले सकता है उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। जो किसी भी अन्य राष्ट्र के या किसी भी दूसरे देश के दबाव में आके कार्य ना करे, ठीक है ना, या अपने कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, वैसा देश कैसा होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना। तो यही कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष इस तरीके से बनाने के लिए। तो अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है समाजवादी। समाजवादी आप सब लोग जानते हैं, ठीक है ना, जहां समाज की बात होती है। लोकतंत्रात्मक का मतलब भी जानते हैं, डेमोक्रेसी। भाई लोकतंत्रात्मक क्या होता है? जहां सत्ता किसके हाथ में है? जनता के। उस क्लियर उसने पहले ही कहा कि हम भारत के लोग भारत को लोकतंत्रात्मक। गणराज्य का मतलब क्या होता है बच्चों? गणराज्य। गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या होता है बच्चों? गणराज्य, भारत एक गणतंत्र है, ठीक है बच्चों, गणतंत्र।
अब गणतंत्र क्या होता है? जहां पर किसी भी देश का राजा वंशानुगत ना होके बच्चों चुनाव होता है, इलेक्टेड होता है। जहां पर भारत के राजा मतलब जिस देश के राजा का चुनाव मतलब वंशानुगत ना होके चुनाव होता हो, वैसे वो देश कैसा होता है बच्चों? गणराज्य होता है या गणतंत्र होता है। और आपको पता है हमारे यहाँ देश का राजा कौन है बच्चों? वास्तविक राजा रियल में जो काम करता है वो कौन होता है? वो पीएम या प्रधानमंत्री। लेकिन जो संवैधानिक पावर दी गई है, संवैधानिक जो पावर है या संवैधानिक जो राजा है देश का, वो कौन होते हैं? वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है ना। तो देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, लेकिन देश के वास्तविक प्रमुख वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी भी देश में कोई भी समझौता कर आए, किसी भी देश के साथ किसी भी तरीके की कोई भी मीटिंग कर आए, लेकिन वो मीटिंग बच्चों तभी सक्सेस होगी जब वो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देंगे। हमारे यहाँ किसी भी देश के साथ अगर कोई भी समझौता होता है तो वो राष्ट्रपति के नाम से होता है, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होता। प्रधानमंत्री काम करके आते हैं, समझौता करके आते हैं, सारे काम प्रधानमंत्री के हैं, लेकिन फाइनल जब किसी भी समझौते पर सिग्नेचर होते हैं आपसी सहमति के बाद, जब वो समझौता मान लिया जाता है तो उस पर सिग्नेचर राष्ट्रपति के और मोहर भी राष्ट्रपति की होगी। ठीक है बच्चों, स्टैम्प भी राष्ट्रपति की लगेगी। ठीक है, और सिग्नेचर भी राष्ट्रपति के होंगे। मतलब वो समझौता प्रधानमंत्री के साथ नहीं हुआ, वो समझौता किसके साथ हुआ? भारत सरकार के। और भारत सरकार का हेड कौन है? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। तो गणतंत्र या गणराज्य किसे कहते हैं? जहां पर देश का राजा वंशानुगत ना होके चुनाव के द्वारा या निर्वाचित होता है, उसे हम गणराज्य या गणतंत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जैसे प्रस्तावना की बात हो रही थी, प्रस्तावना मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। हमारी भारतीय प्रस्तावना के अंदर बच्चों कोई नहीं, बच्चों प्रस्तावना को यहीं छोड़ देते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है ना। प्रस्तावना के अंदर क्या है बच्चों? हमारे यहाँ 3 तरह की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 तरीके के न्याय, सामाजिक सोशल, आर्थिक इकोनॉमिकल, और राजनीतिक पॉलिटिकल। भारतीय संविधान के अंदर भारतीय जनता को 3 तरह की न्याय की बात की गई है, या 3 टाइप्स के जस्टिस की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और बच्चों भारत के अंदर भारतीय संविधान में भारतीय लोगों के लिए 5 टाइप्स के फ्रीडम की बात की गई है, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है बच्चों, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। भाई एक तो आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी तरीके से पूजा पाठ वर्शिप कर सकते हैं। वर्शिप का मतलब पूजा पाठ। विचार, आप कुछ भी सोच सकते हैं। क्या आपको कोई सोचने पर रोकता है? क्या आपके मन में जो विचार आते हैं वो आप सोच लेते हैं। विचार का मतलब क्या होता है बच्चों? ओपिनियन। ठीक है, और एक होता है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब स्पीच, आपका जो मन करे बोलो, बोलने पे रोक है क्या? सुबह से शाम तक बोलो। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को हमारे यहाँ सीमा में बांधा गया है। मतलब बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो मन कर रहा है भाई बोले, छत पर खड़े होकर पूरे मोहल्ले वाले को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, वो नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि बोलो, लेकिन ऐसा बोलो जिससे समाज को कोई दिक्कत ना हो। तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है। आप विश्वास, बिलीव, किसी पे कुछ भी विश्वास करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंदर 3 तरह के न्याय की बात की गई है, 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है, और बच्चों 2 तरह की समानता की बात की गई है। ठीक है ना। एक अवसर की समता और एक प्रतिष्ठा की समता। ठीक है ना। कितने तरीके की समता की बात की गई है बच्चों? कोई नहीं बच्चों, देख लेते, देखो यहाँ पे एक बार दोबारा से रिवाइज मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न्याय, कितने तरीके के न्याय की बात की गई है बच्चों? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है बच्चों, तो कितने तरीके के जस्टिस की बात की गई है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं फ्रीडम। ठीक है बच्चों, फ्रीडम में विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। ठीक है बच्चों,
ये क्या है आपकी स्वतंत्रता या फ्रीडम। ठीक है, तो कितने तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है बच्चों? विचार, अभिव्यक्ति, विचार ओपिनियन, अभिव्यक्ति स्पीच, धर्म रिलीजियस, और बच्चों उपासना वर्शिप, और विश्वास, विश्वास मतलब बिलीव या फेथ। ठीक है ना, तो कितने तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5। और जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, 3 तरीके के न्याय की बात की गई है बच्चों। और समता या समानता, अगर हम समता या समानता की बात करें बच्चों, समता, ठीक है, 2 तरीके की समता की बात की गई है बच्चों। एक अवसर की समता, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, और अवसर की क्षमता, और बच्चों प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा मतलब स्टेटस। ठीक है, तो 2 तरीके की समता की बात की गई है बच्चों। हमारे यहाँ 2 तरीके की बंधुता की बात की गई है। क्लियर है? 2 तरीके की बंधुता में बच्चों क्या क्या आएगा हमारे यहाँ? राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित जो करने वाली बात है, राष्ट्र की एकता को बनाए रखना और अखंडता को। ठीक है, 2 ही तरीके के भाईचारे की बात की गई है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 न्याय कितने हैं? 3 टाइप्स के। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, अवसर 2 प्रकार के, बंधु भाईचारा 2 प्रकार का। ठीक है बच्चों, और बंधुता 2 प्रकार की। ठीक, तो हमारे यहाँ भाईचारा या बंधुता 2 प्रकार की बात हुई है। तो ये आपकी प्रस्तावना की बात है। प्रस्तावना शायद नहीं बच्चों, पहले एक बार पढ़ चुके थे, कोई नहीं, अब रिवाइज हो गया दोबारा। तो ये हमारी प्रस्तावना है। अब बच्चों प्रस्तावना, संविधान को 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट हो गया था। क्या हो गया था बच्चों? कंप्लीट या पूर्ण। ठीक, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूरा हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बना था बच्चों, तो 26 नवंबर को आज के दौर, आज हम किस रूप में मानते हैं बच्चों? 26 नवंबर हमारे यहाँ क्या माना जाता है? संविधान दिवस। क्या माना जाता है? संविधान दिवस। 26 नवंबर हमारे यहाँ बच्चों संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मर्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था। ठीक है बच्चों, अब संविधान बन के हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब संविधान को अब देखो ये हमारा कि बन गया, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे प्रोसेस हैं कि संविधान बना कैसे, हुआ कैसे, किस किस तरीके से कार्य हुए हैं बच्चों। पहले संविधान सभा बनी, अध्यक्ष बने, प्रस्तावना पेश हुई, क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है। फिर उसके लिए बच्चों हमारे यहाँ संविधान को लेके वाचन हुए, वाचन। ठीक है बच्चों, जो फर्स्ट वाचन था बच्चों, फर्स्ट वाचन था आपका 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, 1948 तक, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। ठीक है बच्चों, सेकंड जो सेशन था आपका, सेकंड वाचन, ये हुआ था बच्चों हमारा 15 नवंबर से 1948 से बच्चों 17 अक्टूबर 1949। ठीक है बच्चों, सेकंड वाला कब था? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। जो थर्ड वाचन था बच्चों, थर्ड वाचन था हमारा 14 नवंबर से 1949 से बच्चों 26 नवंबर 1949। ठीक है बच्चों, अब यहाँ 26 नवंबर को संविधान बनके कंप्लीट हो गया था। ये आपका क्या है बच्चों? संविधान दिवस, संविधान दिवस। ठीक है बच्चों, तो संविधान दिवस बनके कब कंप्लीट हुआ था? 26 नवंबर 1949। ये वाचन है, वाचन जानते हो बच्चों, जैसे हमारे यहाँ आज पार्लियामेंट के अंदर सेशन चलते हैं। ठीक है ना, सेशन जो चलते हैं, सत्र चलते हैं, अब उसमें बहस होती है, विचार विमर्श होते हैं कि कौन से बिल को पास किया जाए, किसको ना किया जाए, कौन सा बिल किस लिए है, उस तरीके से बहस होती है। ये अच्छा है कि गलत है, समाज हित का है कि नहीं है। ठीक है ना, इसमें किस वर्ग को कितनी छूट दी गई है, किस वर्ग के लिए का कितना ध्यान रखा गया है, तो वो सारी चीजें हमारे सेशन में होती है। उसी तरीके से यहाँ पर वाचन हुए थे संविधान पर बहस करने के लिए कि किसमें क्या रखा जाए, क्या ना हो। ठीक है ना, क्या जोड़ा जाए, क्या ऐड किया जाए, कहाँ से मौलिक अधिकार लिए जाए, कहाँ से आपके
राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए जाएं, कहाँ से फंडामेंटल राइट्स, कहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ों पे बहस की गई थी। तो ये हमारे वाचन थे। फर्स्ट वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच हुआ था बच्चों। सेकंड वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और थर्ड वाचन बच्चों आपका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। और इस 26 नवंबर को आपका संविधान बनकर कंप्लीट हुआ। इसलिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय इतिहास में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बच्चों संविधान बनकर आपका कंप्लीट हुआ। अब इस पूरे संविधान को बनने में बच्चों 2 साल 2 वर्ष 11 माह और बच्चों 18 दिन, ठीक है। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था, ठीक है। तो कभी कभी तो वो सीधा सिंपल से यही दे देता है कि 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। तो मतलब संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। कभी कभी वो इस तरीके से दे देता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष से अधिक, ठीक है बच्चों, 2 वर्ष से अधिक, ठीक। कभी कभी दे देता है वो 2.5 वर्ष, ठीक। कभी दे देता है 3 वर्ष, ठीक है। कभी दे देता है वो 3 वर्ष से ज्यादा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, कितने दिन कम है 3 वर्ष में को, 12 दिन। भाई 12 दिन अगर और 18 दिन में ऐड कर दोगे तो 1 महीना बन जाएगा। तो 12 महीने इधर 1 महीना इधर, सॉरी 11 महीने यहाँ, 1 महीना और ऐड करके कितने हो जाएंगे, 12 महीने। 12 महीने का मतलब बच्चों 1 साल। तो 1 साल और अगर इसमें ऐड हो जाएगा तो कितने साल हो जाएंगे, पूरे 3 साल। तो लगभग 3 साल। भाई 12 दिन का तो अंतर है। तो भारतीय संविधान कितने दिन में बनके तैयार हुआ था, लगभग 3 साल, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट समय की बात आती है तो ये आती है। तो बच्चों भारतीय संविधान के ये वाचन है, ये समय है, ठीक है बच्चों। अब इसी समय संविधान बनने से पहले हमारे यहाँ एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी जानते हो बच्चों, ड्राफ्टिंग कमेटी को हम बोलते हैं प्रारूप समिति। संविधान की प्रारूप समिति, प्रारूप मतलब संविधान का प्रारूप कैसा हो, किस तरीके से हो, संविधान में कौन सी चीजें कहाँ पर ऐड की जाएं, किस टॉपिक को पहले रखा जाए, किसको बाद में रखा जाए, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे एक प्रारूप कमेटी गठित की गई थी जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। और बच्चों उस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, लेकिन आपको पता है उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, ठीक है ना, या अध्यक्ष या प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी या चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे बच्चों वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा का जनक भी माना जाता है, वो सॉरी भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। लेकिन बच्चों ठीक है, अब हमारे यहाँ संविधान बनके कंप्लीट हुआ। लेकिन संविधान बनके कंप्लीट होने के बाद अब हमारे यहाँ पे ये समस्या थी कि संविधान को लागू कब किया जाए। क्लियर है। तो संविधान को लागू, अब देखो बन के कब कंप्लीट हुआ, 26 नवंबर 1949 में बना, लेकिन लागू कब हुआ, 1950 में, ठीक है। ये 26 नवंबर की बात है और ये बच्चों 26 जनवरी की बात है, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ जब बन के ये हुआ तो 26 नवंबर, क्या हम 26 नवंबर को लागू नहीं कर सकते थे, भाई नवंबर को नहीं कर रहे तो और कुछ समय बाद कर लेते, ठीक है। लेकिन हमारे 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ था, क्योंकि बच्चों 26 जनवरी का दिन हमारे भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्व रखता है। क्योंकि 26 जनवरी के दिन 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बच्चों भारत को एक पूर्ण स्वराज्य का ऐलान कर दिया था। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया तथा इस दिन पूरे भारत के अंदर स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था। इसीलिए बच्चों 26 जनवरी, अब हमारे संविधान सभा या अदर जो और लोग थे उन्होंने क्या सोचा कि 26 जनवरी हमारे यहाँ एक पहले से हम इसको एक स्वतंत्रता के दौर पे मना चुके हैं, पूर्ण स्वराज्य का ऐलान कर चुके थे, तो सबसे बढ़िया दिन तो यही है कि 26 जनवरी को ही संविधान को लागू किया जाए। तो इसीलिए बच्चों 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है बच्चों। अब संविधान आपका बन के कंप्लीट हुआ। अब यहाँ हम देखते हैं कि संविधान पर सिग्नेचर, ठीक है बच्चों, संविधान पर अगर हम सिग्नेचर की बात करते हैं तो संविधान पर सिग्नेचर
संविधान पर हस्ताक्षर। ठीक है बच्चों, संविधान पर हस्ताक्षर, संविधान पर हस्ताक्षर बच्चों 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए थे। ठीक है बच्चों, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है बच्चों, अब 284 सदस्यों में हस्ताक्षर करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे, सबसे पहले जो हस्ताक्षर किए थे बच्चों वो किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो भारत के पहले प्रेसिडेंट या भारत के पहले प्रथम नागरिक नियुक्त किए गए थे। तो पहले राष्ट्रपति कौन बने थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही सबसे पहले संविधान पर सिग्नेचर किए थे। ठीक है, संविधान पर पहले सिग्नेचर किसके द्वारा होते? राजेंद्र प्रसाद के। क्लियर है बच्चों? कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे? 284 लोगों ने। ठीक है, संविधान सभा के अंदर कितनी महिलाएं थी बच्चों? संविधान सभा के अंदर 15 महिलाएं थी, लेकिन बंटवारे के बाद संविधान सभा के अंदर 12 महिलाएं बची थी। ठीक है बच्चों, अब इनमें अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि संविधान को लिखा किसने है। ठीक है बच्चों, संविधान को लिखा किसने है? तो संविधान को लिखने वाले व्यक्ति थे प्रेम नारायण रायजादा, राजस्थान से थे। तो संविधान को किसने लिखा था बच्चों? संविधान को लिखा था बच्चों प्रेम नारायण रायजादा। ठीक है, तो संविधान को किसने लिखा था बच्चों? प्रेम नारायण रायजादा। और यही एक ऐसे व्यक्ति हैं बच्चों जिनका संविधान के हर पेज पे अपना नाम है। इन्होंने जब संविधान को लिखा तो हर पेज पे अपना नाम लिख के गए थे। ठीक है ना, वो आज भी लिखा हुआ है। आपको पता है बच्चों, लगभग संविधान को लिखने में कंटिन्यू 6 महीने का समय लगा था। तो सबसे ज्यादा कठोर मेहनत तो इन्हीं व्यक्ति की है, बैठ के लिखना और कंटिन्यू लिखना, डेली लिखना। तो 6 महीने लगातार लिखा था इन्होंने। मतलब लगातार ऐसे नहीं कि बिल्कुल 24 घंटे लिखते रहे, लेकिन 6 महीने ये काम चला था, पर डे इन्हें लिखना ही था। तो संविधान को कितने समय में लिखा गया? लगभग 6 महीने में। लिखने वाले कौन थे? प्रेम नारायण रायजादा। काफी मेहनत की थी इन्होंने। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आज के टॉपिक में आपको अधिकांशतः सब समझ में ही आया होगा। अगर कोई डाउट होगा बच्चों तो नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर करते हैं। आप मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।